तो हम जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो सब्जेक्ट है आपका जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। तो इसकी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का पहला टॉपिक है आपका, यूनिट 1 का पहला टॉपिक है एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों बनाया गया। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जब भी हमने कोई भी एक्ट पढ़ाया है आप लोगों को, जब भी कोई लॉ हमने आपको पढ़ाया है तो वो क्यों बनाया है, वो क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हमने अवश्य ही आपको बताया है। क्योंकि कोई भी कानून जनता पर बोझ बढ़ाने के लिए बना नहीं दिया जाता है, उसकी जनता की तरफ से मांग होती है, ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिनको रेगुलर करना आवश्यक होता है, सरकार के पास में कोई विधि नहीं होती है, तो फिर उस सर्कमस्टांसेस को, उस प्रॉब्लम को रेगुलर करने के लिए सरकार क्या करती है कि लॉ का निर्माण करती है, लॉ बनाती है। तो ऐसे ही आप लोगों को जानकारी होगी कि जमींदारी प्रथा अंग्रेजों की देन है। जमींदारी प्रथा अंग्रेजों की देन है। और जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने पूरे भारत को एक साथ नहीं जीता, बल्कि वन बाय वन जो टेरिटरी थी इंडिया की उसको वो जीतते गए और उसको अपने पोजीशन में करते चले गए। तो ऐसी अवस्था में फिर आपने देखा होगा कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई संघर्ष हुए और उसमें एक 1857 का भी संघर्ष है, 1857 का संघर्ष है। तो उसकी बाद 1857 के बाद में अंग्रेजों का पूरे भारत पर एक छत्र राज्य चालू हुआ। उन्होंने जो भी विधि बनाई वो पूरे भारत पर एक समान लागू होती थी, परंतु कुछ विधियां ऐसी थी जो क्षेत्र विशेष की समस्याओं को देख करके केवल क्षेत्र विशेष के लिए ही बनाई जाती थी। उन्हीं क्षेत्र विशेष के लिए बनाई गई विधि में एक विधि है आपका जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो जमींदारी प्रथा को जनता को प्रताड़ित करने के लिए ज़्यादा लाया गया था। जनता ऐसा महसूस करती थी, जनता ऐसा कहती थी, जो उस समय तत्कालीन विद्वान थे या जो आज भी विद्वान हैं, जो लॉ के विद्वान हैं या जो लॉ के स्कॉलर हैं, वो ही कहते हैं कि जमींदारी प्रथा एक ऐसा अस्त्र थी जो आम जनता को, गरीब जनता को केवल प्रताड़ित करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। तो इसलिए इस जमींदारी प्रथा से जो जनता थी वो छुटकारा पाना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि हमें इस जमींदारी प्रथा में नहीं रहना है। तब तक क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो तब तक क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो जनता जो होती है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगती है। या यूँ कह सकते हैं कि जनता में, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना आने लगती है। तब जाकर के क्या हुआ कि जनता ने जमींदारी की बात उठाई कि जमींदारी जो है इसके माध्यम से हमारे उत्पीड़न हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है। जमींदारी है क्या? जमींदारी कृषक और राज्य के बीच में एक मध्यवर्ती
वर्ग है। जमींदारी क्या है? जमींदार क्या है? जमींदार जो है वो काश्तकार या यूँ है कि कृषक और सरकार, इनके बीच में एक मध्यवर्ती वर्ग है या मध्यवर्ती व्यक्ति है जो जनता से माल गुजारी लेकर के सरकार को राजस्व देता था। ये जनता से अधिक माल गुजारी लेता था या कई प्रकार की माल गुजारी लेता था, वसूल करता था और सरकार को उसमें से कुछ हिस्सा दे देता था। तो इस प्रकार से जनता ये कहने लगी कि इस प्रकार से सरकार को तो कुछ जाता है परंतु हमसे बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है, तो मुझे इसके बदले में ठगा जाता है, मुझे इसके बदले में पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जमींदारी को खत्म करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जमींदारी को खत्म करने के लिए आंदोलन होने लगे। उसी में एक आंदोलन था किसान आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो आंदोलन होने लगे उसी में एक आंदोलन था किसान आंदोलन, जिसको एका आंदोलन भी कहते हैं। किसान आंदोलन एका तो जब जो कृषक वर्ग थे वो अधिकारों के प्रति जागरूक हुए तो उन्होंने आंदोलन किया। और कौन सा आंदोलन किया? उस आंदोलन को कहा क्या गया, क्या कहते हैं? उसको किसान आंदोलन कहते हैं या एका आंदोलन कहते हैं। और इस किसान आंदोलन के फलस्वरूप 1921 में किसान आंदोलन के फलस्वरूप 1921 में एक अधिनियम लाया गया जनता को राहत देने के लिए। जमींदारी के विरोध में एक अधिनियम लाया गया जिसको कहते हैं अवध रेंट संशोधन अधिनियम। अवध रेंट संशोधन अधिनियम। 1921 में 1921 में एक अधिनियम लाया गया जनता को राहत देने के लिए। उसका नाम था अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट, अवध रेंट संशोधन अधिनियम। परंतु ये अधिनियम भी जनता की तकलीफों को दूर न कर सका। तब 1926 में आगरा में एक अधिनियम लाया गया। फिर 1926 में आगरा में आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926 लाया गया। ये दोनों अधिनियम जनता की तकलीफों को दूर करने में असफल हुए। दोनों ही अधिनियम जो है वो क्या होते हैं? जनता की तकलीफों को दूर करने में असफल हो जाते हैं। ये दोनों अधिनियम जनता की तकलीफों को दूर करने में असफल हो जाते हैं। जिस उद्देश्य से लाए गए वो उद्देश्य सफल नहीं होता है। तब तक क्या हुआ कि आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो थे वो तेज हो गए थे। तब तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गए थे। तो कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में
1935 में 1935 1935 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने 1935 लखनऊ अधिवेशन में जमींदारी को समाप्त करने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के उत्तेजित हो रहे थे, तो जनता ने मांग उठाई कि हम आपका सपोर्ट तब करेंगे जब आप जमींदारी प्रथा से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। तो फिर कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में 1935 में ये संकल्प लिया कि हाँ, हम सत्ता में आते हैं, भारत स्वतंत्र होता है, जमींदारी प्रथा को खत्म करेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1937 में 1935 में ये उन्होंने संकल्प लिया। तो फिर उसके बाद में 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ। 1937 में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना 1937। में जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ तो उसने जमींदारी को खत्म करने के लिए, जमींदारी से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया कि यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित किया। 1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ और उसने भूमि सुधार और जमींदारी को खत्म करने के लिए क्या क्या संकल्प जो था वो कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और यूपी काश्तकारी अधिनियम, यूपी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित किया। यूपी काश्तकारी अधिनियम, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित किया। परंतु यह एक्ट भी, यह अधिनियम भी जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाया गया था उस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। इसकी बात क्या होता है कि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। इसकी बात क्या होता है कि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो खत्म होता है। तो कांग्रेस जो थी वो चुनाव लड़ रही थी, तो जमींदारी उन्मूलन के लिए और भूमि को सुधारने के लिए उसने एक अपना घोषणा पत्र बनाया। घोषणा पत्र जो था उस घोषणा पत्र में ये पॉइंट रखा कि हम सत्ता में आते हैं तो फिर जमींदारी को खत्म करेंगे और भूमि की नई व्यवस्था बनाएंगे। इसकी बात क्या होता है कि 8 अगस्त 1946 में
8 अगस्त 1946 को जमींदारी को खत्म करने के लिए और भूमि सुधार के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। 8 अगस्त 1946। 8 अगस्त 1946 को एक प्रस्ताव लाया गया किसको, जमींदारी को खत्म करने के लिए। इस प्रस्ताव में क्या था, इस प्रस्ताव में था, जो इस प्रस्ताव की प्रेरणा थी वो यह थी कि यह विधानसभा इस प्रांत में जमींदारी प्रथा जो कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों से युक्त है के उन्मूलन के सिद्धांत को स्वीकार करती है तथा यह निश्चय करती है कि ऐसे मध्यवर्तियों के अधिकार उचित मुआवजा देकर अर्जित कर दिए जाएं और सरकार एक समिति की नियुक्त करे जो इस उद्देश्य के लिए योजना तैयार करे। देखिए, इस प्रियम्बल में, इस प्रस्ताव में 3 बातें थी। ये जो प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1946 को, इसमें 3 बातें थी। पहला, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। दूसरा, भूमि की जो सुधार किया जाए, भूमि का जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए, भूमि का सुधार किया जाए। और ये दोनों कार्य करने के लिए क्या किया जाए, एक समिति की नियुक्त की जाए। एक समिति नियुक्त की जाए जो ये तय करेगी कि जमींदारी प्रथा कैसे समाप्त की जाएगी, जमींदारों को क्या मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और भूमि की जो 14 प्रकार की काश्तकारी व्यवस्था थी, भूमि की जो 14 प्रकार की काश्तकारी व्यवस्था थी, उसको समाप्त करके क्या काश्तकारी व्यवस्था होगी, भूमि सुधार कैसा होगा, इसके बारे में एक समिति नियुक्त की जाए। इस प्रस्ताव की प्रणाली में ये 3 बातें थी। इसकी बात में जब ये प्रस्ताव आएगा और ये प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव मंत्रिमंडल के द्वारा पारित कर दिया गया, तब एक समिति बनाई गई। उत्तर प्रदेश इस प्रस्ताव के अंतर्गत एक समिति बनाई गई जिसका नाम था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत।
गोविंद वल्लभ पंत। जो अध्यक्ष थे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इस समिति के समक्ष 3 विषय थे। इस समिति के समक्ष में 3 विषय थे। पहला था जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का सिद्धांत स्वीकार करना और जमींदारों के अधिकार अर्जन के लिए मुआवजा निश्चित करना। पहला विषय ये था इस समिति के समक्ष, जिस पर इस समिति को विचार करना था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और जमींदारों के अधिकारों को स्वयं ग्रहण कर लेना। मतलब सरकार जमींदारों के अधिकारों को ग्रहण कर लेगी और उसके बदले में उनको मुआवजा क्या दिया जाएगा। ये पहला प्रश्न उनके समझ था। दूसरा प्रश्न था कि जमींदारी उन्मूलन के बाद में प्रांत में, क्षेत्र में जो जोतदारी व्यवस्था होगी वो व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि जमींदार जिसमें थे उसमें 14 प्रकार की जोतदारी व्यवस्था थी। तो हम जमींदारी को खत्म कर देंगे, जोतदारी व्यवस्था को खत्म कर देंगे, फिर उसकी बाद में जोतदारी व्यवस्था क्या होगी, इस पर भी समिति को विचार करना था। उसकी बाद तीसरा प्रश्न था कि भूमि व्यवस्था की नई योजना को लागू करने के लिए प्रशासकीय संगठन क्या होगा और सरकारी मालगाड़ियों और देवों की सुविधा कौन सा साधन होगा। उन्होंने कहा कि जब जमींदारी उन्मूलन कर देंगे तो उसके बाद प्रशासनिक संगठन क्या होगा, मालगुजारी जो है उसको तय करने के लिए मशीनरी क्या होगी। तीसरा प्रश्न इनके समक्ष ये था। इस समिति की प्रथम बैठक में हुई थी 14 नवंबर 1946 को। वो 14 नवंबर 1946 को हुई। अंतिम बैठक 3 जुलाई 1941 को। 3 जुलाई 1948 को अंतिम बैठक होती है और समिति अपनी रिपोर्ट अगस्त 1948 को रिपोर्ट प्रेषित करती है। जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट बनाकर के सरकार को अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देती है। समिति ने जो सिफारिश की थी उस सिफारिश पर
देखिएगा, समिति जो गठित की गई थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में, उस समिति ने सिफारिश की और सिफारिश के आधार पर 7 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक जो है वो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में इसको पेश किया जाता है। और ये जो है यह विधेयक 24 जनवरी को राष्ट्रपति के अनुमति मिलने के बाद यूपी गजट में 26 जनवरी को प्रकाशित होता है। यह विधेयक जो 7 जुलाई 1949 को 7 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में इसको पेश किया जाता है। यह विधेयक 24 जनवरी को इस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देते हैं। 24 जनवरी और उत्तर प्रदेश बजट में और उत्तर प्रदेश के बजट में 26 जनवरी को प्रकाशित होता है। अधिनियम को 7 जुलाई 1949 को क्या हुआ कि पेश किया गया। तो 24 जनवरी को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति दे दी। 24 जनवरी 1951 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति दे दी और 26 जनवरी 1951 को यह उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में ये प्रकाशित किया गया। और जिस तारीख को 26 जनवरी को जिस दिन ये गजट में प्रकाशित किया गया, उसी दिन से जमींदारी प्रथा की समाप्ति मान ली गई। उसी दिन से जमींदारी प्रथा की समाप्ति मान ली गई। ये कहाँ बात कही गई है? ये बात कहाँ कही गई है कि जिस तारीख को उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उसी दिन से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ समझा जाएगा। तो अधिनियम की धारा 4 ऐसी बात कहती है। अधिनियम की धारा 4 अधिनियम की धारा 4 ये कहती है कि जिस तारीख को यूपी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उसी तारीख से जमींदारी प्रथा उन्मूलन खत्म समझी जाएगी। तो 26 जनवरी 1951 में ये गजट में प्रकाशित किया गया था। तो देखिएगा कि अब यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न होता। जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति इस विधेयक पर मिलती है और ये विधेयक एक अधिनियम का रूप लेता है, वैसे ही एक विवाद उत्पन्न होता है। विवाद ये उत्पन्न होता है कि जो जमींदार वर्ग था वो इस अधिनियम से असंतुष्ट था और इस अधिनियम के खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिकाएं दाखिल की कि इस अधिनियम को अवैध असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, क्योंकि यह हमारी संपत्ति को सरकार को दे देता और संपत्ति एक मूल अधिकार है। तो फिर ऐसी अवस्था में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था, उसने इनकी अपील को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमींदारों की इस अपील को, इस तर्क को खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ
ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब इस आदेश के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसी दौरान संविधान में संशोधन कर दिया गया और संविधान में संशोधन करके इस अधिनियम को वैध बना दिया गया। जब इस अधिनियम को संविधान में संशोधन करके वैध बना दिया गया, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दिया। इनकी अपील को खारिज कर दिया गया। तब जाकर के 1 जुलाई 1952 को सरकार ने घोषणा की। जुलाई 1952 को सरकार ने ये घोषणा की कि जमींदारों के सारे अधिकार, संपत्ति से जुड़े हुए जमींदारों के सारे अधिकार जो हैं वो सरकार में निहित हो जाएंगे। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी। इसीलिए 1 जुलाई 1952 को निहित होने की दिनांक कहा जाता है। और इसी तारीख से 1360 फसली वर्ष भी चालू होता है। 1 जुलाई 1952 को निहित होने की दिनांक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 जुलाई 1952 को सरकार ने कहा था कि जमींदारों के सारे अधिकार उनकी संपत्ति से निकाल करके सरकार में निहित हो जाएंगे, सरकार को मिल जाएंगे। और इसीलिए इसको निहित होने की दिनांक कहते हैं, निहित होने की तारीख कहते हैं। और यहीं से 1360 फसली वर्ष शुरू होता है। 1360 फसली वर्ष की शुरुआत होती है। यहीं से 1360 फसली वर्ष की शुरुआत होती है। देखिएगा, अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं। इस अधिनियम का जो बैकग्राउंड था, इस अधिनियम का बैकग्राउंड था कि इस अधिनियम को लाया क्यों गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है, ये उसकी एक चर्चा थी। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं, इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है, ये कहाँ तक अधिनियम सफल हुआ है, कहाँ तक असफल रहा है, इस पर चर्चा अगली क्लास में।